तो जैसे सर एक नॉर्मल जो मॉडल क्लास फैमिली है, उसकी एक लिमिटेड इनकम होती है और जनरली ऐसा देखा जाता है कि 15-20 तारीख आते-आते जो इनकम होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो वो सेविंग्स करने का सोचते हैं लेकिन सेविंग्स कर नहीं पाते। तो एक अगर मनी मैनेजमेंट के लिए आप बताना चाहें कोई तरीका कि एक मिडिल क्लास इंसान जो एक नॉर्मल इनकम कमा रहा है 40-50 हज़ार रुपए महीना, वो कैसे अपनी मनी मैनेज कर सकता है? मुझे लगता है सबसे अच्छा तरीका जो करने का है कि अगर आप वेल्थ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले कुछ जोड़ के रखना पड़ेगा। पैसे को ही पैसा खींचता है। राइट। एक कहावत होती है, माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ, सुनी होगी आपने, बोला जाता है पैसा ही पैसे को खींचता है। अब किसी की लॉटरी निकल आए तो अलग बात है, किसी को वसीयत में मिल जाए मोटा पैसा तो अलग बात है। वो उन दो को पॉसिबिलिटीज को मैं एक तरफ रख देता हूँ, पर अदरवाइज जितने लोग अमीर बड़े बने हैं वो पैसा जोड़ के उन्होंने उस पैसे को मल्टीप्लाई किया है, उस पैसे को ग्रो किया है, उस पैसे से वेल्थ बनाई है। तो लोग गलती क्या करते हैं कि वो सेविंग नहीं करते हैं। और अगर आप सेविंग नहीं करेंगे तो, पर आपने जो सवाल पूछा वो भी बहुत वाजिब है कि भाई 15-20 तारीख तक आते आते आपकी सैलरी वैलरी जो भी है वो ख़त्म हो जाती है, तो कुछ बचता ही कुछ नहीं है। तो इसमें जो फाइनेंस का रूल जो हम फॉलो करते हैं, जो मैं बताता हूँ, वो ये है कि जैसे ही आपकी सैलरी आए, चलिए आपकी बात का मैं सीधा जवाब दे देता हूँ। मान लीजिए आपने कहा 50,000 सैलरी है, तो 50,000 आपकी सैलरी है, तो आप क्या करिए, जैसे ही सैलरी आए, मुश्किल काम है जो मैं बताने जा रहा हूँ, पर अगर आप कर लें तो ये आपको अमीर ज़रूर बना देगा कुछ हद तक। 50,000 सैलरी आई, आप मान लीजिए आपकी सैलरी 40,000 है, 50 नहीं है। आप क्या करिए, जिस बैंक अकाउंट में सैलरी आई उसमें से 10,000 रुपये निकाल के एक दूसरे बैंक अकाउंट खुलवा के उसमें डाल दीजिए। सो फर्स्ट स्टेप टू मनी मैनेजमेंट इज सेविंग्स। अब आपको 40,000 में गुजारा करना पड़ेगा, पड़ेगा, क्योंकि लोग तो कहते हैं 50 भी कम पड़ता है, ये कह रहे हैं 40 में गुजारा करो। पर अगर आप चाहते हैं कि जैसा मैंने कहा माया को माया मिले, अगर आपके पास कुछ कॉर्पस नहीं होगा, कुछ पैसा इकट्ठा नहीं होगा, तो आप और पैसा बनाने में आपको कठिनाई आएगी। कठिनाई क्या आई, आप बना ही नहीं पाएंगे। तो पैसा ही इन्वेस्ट करके आप पैसा बनाएंगे। तो पहला स्टेप है सेविंग्स। बाकी मनी मैनेजमेंट तो ये होता है कि आप अब जैसे ही सैलरी आए तो एक बजट बना के चलिए। देश के भी आप देखिए 1 फरवरी को बजट आता है, पहले से सब डिसाइड किया जाता है, इसमें इतना लगाएंगे, इसमें एग्रीकल्चर में इतना लगाएंगे, इंडस्ट्री में इतना लगाएंगे, तनख्वाहें इतनी की जाएंगी, टैक्स इतना आएगा। तो आपको अपना एक बजट बना लेना चाहिए और वो जो सेविंग्स जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसको इकट्ठे करते जाइए। और खाली सेविंग पे मत रुकिए, उस सेविंग को जब जब इकट्ठी हो तो उसको इन्वेस्ट करने का फिर अगला स्टेप होता है, उसको इन्वेस्ट करिए। आप इन्वेस्ट करके ही अमीर बन सकते हैं। वो दो पॉसिबिलिटीज मैंने अभी छोड़ दी, लॉटरी निकल आई एक साथ, या किसी को वसीयत में, यानी कि उसको इनहेरिटेंस से बहुत बड़ा पैसा अचानक मिल गया, कहीं से कोई कोई प्राइज जीत लिया। उन पॉसिबल वो सबके साथ नहीं होता, वो कोई लाखों में एक होता है। तो इसलिए मैं उसको एक तरफ रख देता हूँ। बाकी जो अमीर बनने का यही है कि आपको कोई, आपने ऐसा एसेट में इन्वेस्ट किया जो एकदम से ग्रो कर गया। आपने रियल एस्टेट की बात करी, किसी ने 10 लाख का मकान खरीदा, वो 1 करोड़ का हो गया, फिर उसने 1 करोड़ का बेच दिया, तो 10 लाख किए थे, ऑल ऑफ ए सडन उसको 1 करोड़ आ गए। किसी ने सोना 10,000 रुपये तोला लिया था, आज वो सोना 1,20,000 रुपये तोला है, तो 10 ग्राम है तो एकदम से बढ़ गया। किसी ने कंपाउंडिंग स्कीम किसी में इन्वेस्ट किया था, वो बढ़ बढ़ के अब इतना हो गया। तो SIP करी थी, आपने सुना होगा, SIP आप इतनी करते रहे 30 साल तक, इतने हज़ार की करें वो इतने करोड़ हो जाते। तो एक तो ओवरनाइट अमीर बनने का कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है। मैं जेंजी, आपके फॉलोअर्स सारे जेंजी होंगे और जेंजी वेदा आपका नाम ही है चैनल का, तो मैं कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं, आप रातों रात, पर मैंने जेंजी ज़्यादातर मिले वो बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम 2-4 साल में अमीर बनकर और फिर अपना जो हमारी इच्छाएं हैं, घूमना फिरना है, कुछ लेना है, वो हम पूरी करें। और जल्दी, आजकल तो जल्दी रिटायर होने की भी बात करते हैं, 40-45 में रिटायर हो जाएं और उसके बाद ऐश करें, बस काम ना करें। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा, ये संभव है, ऐसा नहीं है कि संभव नहीं है, पर उसके लिए फिर आपको जो पहले के 40 साल हैं वो आपको फिर बहुत ही मेथोडोलॉजिकल तरीके से चलने पड़ेंगे, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से आपको चलना पड़ेगा। आपको बिल्कुल ऐसे चलना पड़ेगा कि आप एक तैयारी से चल रहे हैं और उस तैयारी से चल के आप एक लक्ष्य पर पहुंचना चाहते हैं, और बीच में आपको टेम्पटेशंस बहुत आएंगी, आपके सामने अट्रैक्शन बहुत आएंगे कि यहाँ खर्च दो। मान लीजिए किसी के पास 4-5 लाख रुपए सेव हो गया और उसको रहे अब गाड़ी ले लो, कहीं एक फॉरेन ट्रिप कर लो, 4 लाख 5 लाख में हो सकता है,
तो टेम्पटे फिर वो क्या करते हैं, वो सारा खर्च देते हैं कि आज तो मौज उड़ा लो, कल देखा। तो ये इस फॉर्मूले से फिर आप अमीर नहीं बन सकते। गुजारा तो चलता रहेगा आपको, क्योंकि आपकी सैलरी या जो भी इनकम है वो तो आ रही है। पर अमीर की डेफिनेशन क्या है? अमीर की डेफिनेशन है कि आपके पास एक वेल्थ होनी चाहिए, आपके पास बैंक बैलेंस फॉर्म में हो, प्रॉपर्टीज के फॉर्म में हो, शेयर्स बहुत सारे हो। मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊं जो जेनजी के जो सुनने में अच्छा लगेगा, कि जो दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर लोग हैं, एलन मस्क साहब की बात करें, जेफ बीजोस की बात करें, मार्क ज़ुकरबर्ग की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स की बात करें, लैरी पेज की बात करें, जो दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं, भारत में अंबानी साहब हैं, अडानी साहब हैं, तो इन लोगों की अगर हम बात करें तो ये लोग इनकी आप वेल्थ को अगर डाइसेक्ट करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि इनकी जो वैल्यू, मैं अंबानी साहब या अडानी साहब का लेता हूँ, तो 90% वेल्थ अब है इनकी। अगर आज अंबानी साहब के पास $100 बिलियन है, $110 बिलियन है, जितनी भी है, बदलती रहती रोज, तो उसमें से 90% उनके शेयर्स हैं कंपनी, अपनी बनाई हुई कंपनी में शेयर्स हैं। तो वो भी तो एक तरह से इन्वेस्टमेंट ही है। उन्होंने कंपनी बनाई, रिफाइनरी बनाई, उसको लगाया, इतने साल से चल रही है, तो अब उसकी शेयर की वैल्यू बढ़ते बढ़ते आए। रिलायंस का शेयर ₹1500 का है, उनके पास इतने शेयर, तो वो भी तो एक तरह से इन्वेस्टमेंट ही है। तो आप इन्वेस्ट करके, आप एसेट्स होल्ड करके आप अमीर बनते हैं। कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है अमीर बनने का। गलत तरीका लगा दे तो अलग बात है, बाकी आप इन्वेस्ट करके ही अमीर बन सकते हैं। जी। तो सर जैसे आजकल की जनजी की सोच है कि पहले अभी कमा लेते हैं और उसको खर्च भी कर लेते हैं, क्योंकि बाद में पता नहीं बुढ़ापे में ज़िंदगी रही या ना रही, तो वो सेविंग्स करने पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। जबकि जो हमारे फोर फादर्स थे या हमारे फादर्स थे, उनकी सोच है कि पहले अभी सेव कर लेते हैं, बाद में जितना बचेगा बाद में खर्च करेंगे, जो कभी हो ही नहीं पाता पॉसिबल, क्योंकि बूढ़े हो जाते फिर वो खर्च नहीं कर पाते। तो आपके हिसाब से इन दोनों में से कौन सी सोच ज़्यादा बेटर है, और आजकल के जनजी को इससे क्या सीखना चाहिए? ये तो बहुत मज़ेदार और अच्छा सवाल है अभय। मुझे लगता है दोनों ही अप्रोच ठीक नहीं है। पहले मैं जो आपने बाद में कही वो बताता हूँ। जो पहले लोगों की सोच थी कि जोड़ते जाओ, सारी उम्र कंजूसी से जीते जाओ, जी। और बुढ़ापे में आके हमारे पास एक अच्छा खासा अमाउंट होगा। तो मेरा इसमें मानना यह है कि जब जब दांत नहीं रहे तो आपकी गन्ना खाने की इच्छा है, तो आप कैसे खाएंगे? आपके तो दांत ही नहीं है। तो ये एक सांकेतिक एग्जाम्पल, मैंने एक इंडिकेटिव एग्जाम्पल लिया। आई मीन दिस एग्जाम्पल कैन बी एक्सट्रापोलेटेड टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो सारी उम्र आपने बिता दी, 60 साल तक आप सैक्रिफाइस करते रहे, कंजूसी करते रहे, तो ज़िंदगी तो बीत गई 60 साल। इंडिया में तो एवरेज एज ही 69 पॉइंट समथिंग है। नहीं। तो जब आप 70 साल से ऊपर, मीडियन एज जिसको हम बोलते हैं, जीते ही नहीं, तो फिर 60 साल के बाद आपने अगर 2 3 4 करोड़ जोड़ भी लिया अपने प्रोविडेंट फंड से, अपने NSC से, PPF से, बैंक के फिक्स डिपॉजिट से, वगैरह वगैरह जो भी उन्होंने, तो वो बाद के 10 साल में तो बीमारियां तंग करती हैं। फिर तो ब्लड कहता है मेरा प्रेशर हाई है, हार्ट कहता है मेरी आर्टरीज क्लॉग हो गई हैं, और हाइपरटेंशन और ना जाने क्या क्या बीमारियां लग जाती। और जेंजी वाली अप्रोच पर आते हैं कि आज खा और कल खुदा, कि आज का हम कर लें, कल की देखी जाएगी, आज तो मौज कर लें। मुझे लगता है दोनों ही अप्रोच ठीक नहीं है। वो अप्रोच ठीक नहीं है क्योंकि आपने अपनी जो पीक ऑफ द लाइफ थी वो बिता दी और कंजूसी करते रहे, और आप उस पैसे को आपने कंज्यूम नहीं किया। अब आपको एक मज़ेदार यहाँ पर मैं डेटा देता हूँ जो शायद किसी को पता नहीं होगा, क्योंकि हमने एक बहुत एक्सटेंसिव सर्वे किया था और उसमें ये डेटा हमें पता लगा कि आप जो भी बचाते हैं, ध्यान दीजिएगा इस पर, अब ये सभी व्यूअर्स फॉलोअर्स इसको हाईलाइट करें, इसको नोट करें, इसको याद रखें। आप जो भी पैसा बचाते हैं, आपको हैरानी होगी सुन के, 80% उसमें से आप कभी भी इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, आप आगे पास ऑन कर देते हैं। ये मैं जेंजी की बात नहीं कर रहा, जेंजी ने तो अभी ज़्यादा बचाया ही नहीं है, पर मान लीजिए जिसने बचा भी लिया है, तो बचाने के बाद ना एक उसको उस पर पॉजेसिवनेस आ जाती है, इसको रखो रखो, संभाल कर रखो इसको, अभी अभी नहीं खर्चो आप, इट गिव्स यू अ नाइस फीलिंग। अब मेरे पास 1 करोड़ हो गया, 2 करोड़ हो गया, तो खर्च हो तो दिल में दर्द होता है, ज़्यादा खर्च हो तो ऐसा भी आपने देखा होगा। 80% वो पैसा कभी भी वो व्यक्ति इस्तेमाल नहीं कर पाता, वो आगे पास ऑन हो जाता है। कोई भी उसका लीगल एयर, किसी का लीगल एयर नहीं है तो वो ऐसे ही पड़ा रह जाता है, जो भी होता है। तो मुझे लगता है वो अप्रोच भी, वो जो मैंने आपने बात करी पिछली जनरेशन की, वो भी ठीक नहीं है। ये अप्रोच भी ठीक नहीं, क्योंकि अगर आप सारा का सारा आज खर्च करते जाएंगे, तो मैंने आपको बताया कि वेल्थ बनाने का तरीका तो है कि आप उसको सेव करिए, तो आप तो सेव ही नहीं कर रहे हैं। तो उधर से आप अमीर भी बनना चाहते हैं, आप आज खर्च करना चाहते हैं, वो दो आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं। एक तो आप आज सारा एंजॉय करना चाहते हैं, पार्टी, घूमना फिरना, ये। दूसरा आप अमीर भी बनना चाहते हैं। ये दो चीज़ें साथ साथ चलती हैं। तो एक तो पूरी हो रही है, वो भी शायद पूरी हो रही, क्योंकि इतना पैसा शायद ना आ रहा हो कि आप अपनी सारी इच्छाएं पूरी, पर दूसरी वाली तो बिल्कुल ही नहीं हो रही। आप अमीर कैसे बनेंगे? तो मुझे लगता है कि बीच की कहीं अप्रोच ठीक है, आप खर्च करें
और हम लोग इंग्लिश में एक वर्ड यूज़ करते हैं फ्रूगल, तो थोड़ा सा फ्रूगल होके चलें। इतना भी नहीं खर्च करें कि कुछ भी बचत ना हो रही हो। बचत करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेव नहीं करेंगे तो आप कभी भी अमीर बनने की जो मंजिल है उसके नज़दीक नहीं आ पाएंगे। आपको अमीर बनने में देर लग जाएगी, फिर वही बात हो जाएगी। फिर जब आपको लगेगा कि अब मुझे बचाना चाहिए, जब तक 30-35 की उम्र हो जाएगी, 40 की हो जाएगी, फिर आपको लगेगा यार अब तो बचा लेना चाहिए, बुढ़ापे में कल को क्या होगा, तो फिर आप बचाना शुरू करेंगे, फिर आप वहीं पहुंच जाएंगे जिस जिस दूसरी जनरेशन की आप बात कर रहे थे। तो मुझे लगता है एक बैलेंस्ड अप्रोच ठीक है। कितना भी आप कंज्यूम कर रहे हैं, और थोड़ा सा अगर अपनी कंजम्पशन को, भोग को, अगर उस पर अंकुश भी लगाना पड़ता है, अगर उस पर कंट्रोल लगाना पड़ता है, हफ्ते में 3 बार पार्टी पे जाते हैं, 1 बार कर दीजिए। साल में 5 ट्रिप्स करते हैं, 2 कर दीजिए। मतलब कहीं रोक आपको लगानी पड़ेगी अपने ऊपर, क्योंकि सेव करना है। अगर सेव नहीं किया तो मैं बता चुका हूँ इसके बारे में डिटेल। तो जैसे सर जेन जी को सब लोग कहते हैं कि खुद अपना फाइनेंशियल हेड बनो, खुद अपनी फाइनेंस सीखो। तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर के पास हमें जाना चाहिए या हमें खुद फाइनेंस सीख के खुद इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी प्लान करनी चाहिए? देखिए, अबे इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत पुअर है। बहुत ही ज़्यादा। इंडिया में लोगों को, ये तो छोड़िए, मुझे कॉमर्स के स्टूडेंट्स में मिलते हैं जिनको फाइनेंशियल लिटरेसी इतनी नहीं है, जबकि उन्होंने कॉमर्स में अपनी स्टडी करी है, बीकॉम करी है, क्लास जी। 11-12 में कॉमर्स लिया है, कॉमर्स के कोर्सेज भी किए हैं, तब भी उनके जब अपनी मैनेजमेंट आती है तो वो उसमें वांटिंग पाए जाते हैं, यानी कि उनको वहाँ ज़रूरत। तो मुझे लगता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी हर व्यक्ति के पास होनी चाहिए, क्योंकि आप ताउम्र, सारी उम्र आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जाते रहें, ये तो पॉसिबल नहीं है। आप आज इस शहर में हैं, कल को किसी और शहर में हैं, फिर कहीं और होंगे, हो सकता है आप ओवरसीज़ चले जाएँ। तो आप फाइनेंशियल एडवाइज़र, ठीक है आजकल वर्चुअल वर्ल्ड है, आप उससे संपर्क में रह सकते हैं। अगर आपको फाइनेंशियल एडवाइज़र को फ्रेंडली मिलता है जो अनबायस्ड है, तो फिर तो आप फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जा सकते हैं। पर कोशिश करनी चाहिए कि आप फाइनेंशियली लिटरेट हो जाएं। तो आजकल तो मैं समझता हूँ इन्फॉर्मेशन का भरमार है। आप ऑनलाइन जाएं, एआई टूल्स हैं, इंटरनेट पे दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, यूट्यूब पे बहुत सारे लेसन्स आते हैं। तो थोड़ी फाइनेंशियल लिटरेसी में आपको अपने आप को ट्रेन करने चाहिए। भले ही आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं, आपका इंटरेस्ट जर्नलिज्म में है, कहीं भी है, पर फाइनेंशियल लिटरेसी को बहुत ज़रूरी समझा जाना चाहिए। क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है तो आखिर आप काम काज कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? अपनी गुज़र करने के लिए, अपनी सेविंग करने के लिए। तो अगर आपको तो मनी मैनेजमेंट ही नहीं आता है, आपको अपने आप को मैनेज करना ही नहीं आता है, तो फाइनेंशियल एडवाइज़र से दूसरा ये आप क्या-क्या पूछते रहेंगे? आप क्या-क्या पूछेंगे उससे? ये पूछेंगे कि भई मैं यहाँ खर्चूँ कि नहीं खर्चूँ? जी। ये पूछेंगे कि मैं इसमें ये ₹100 वाली चाय पीऊँ कि ₹20 वाली चाय पीऊँ? ये छोटी-छोटी चीज़ें तो नहीं पूछेंगे ना। तो मुझे लगता है कि फाइनेंशियल लिटरेट जितनी जल्दी व्यक्ति हो जाए, उतनी जल्दी उसका फाइनेंशियल गोल भी अचीव होता है। तो जैसे सर फाइनेंशियल एडवाइज़र की आपने बात की कि जा सकते हैं, तो एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइज़र कैसे ढूँढें? क्योंकि आजकल तो सब लोग अपना प्रमोशन करते हैं, उनको जिसके पैसे मिलते हैं वो उसमें कहेंगे इन्वेस्ट कर लो आप। तो एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइज़र कैसे ढूँढें? आपने अच्छी बात कही, क्योंकि मैं देखता हूँ लोग जो एडवाइस करते हैं वो लोग बायस्ड होती है, उनको जहाँ पर कमीशन ज़्यादा मिलती है, जहाँ पर इंसेंटिव ज़्यादा मिलते हैं, वहाँ पर एडवाइस करते हैं। तो मुझे लगता है वो फाइनेंशियल एडवाइज़र जो निष्पक्ष होकर एडवाइस करे, बिल्कुल एक बैलेंस्ड एडवाइस दे। खाली आपको लग रहा है कि कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र एक ही एसेट क्लास की तरफ बार बार आपको खींचना चाह रहा है, तो आपको फिर शक हो जाना चाहिए कि ये मुझे बैलेंस नहीं मिलेगी। तो बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए फाइनेंशियल एडवाइज़र की। आपके हित में सोचे, उस इन्वेस्टमेंट के हित में ना सोचे, उस एसेट क्लास के हित में ना सोचे कि आजकल ये दूसरा ये भी तो है कि आज मान लीजिए एक एसेट क्लास दौड़ रही है, आपने गोल्ड सिल्वर की बात करी, कल हो सकता है कुछ और दौड़ने, कल हो सकता है शेयर्स दौड़ने लग जाए, परसों हो सकता है रियल एस्टेट दौड़ने लग जाए, फिर उसके बाद हो सकता है म्यूचुअल फंड्स अच्छा करने लग जाएं। तो आप फाइनेंशियल एडवाइज़र साहब आपके अगर एक तो वो अप टू डेट बहुत होने चाहिए, उनको मार्केट का हाल कंटेम्प्रेरी पता होना चाहिए कि आज क्या है। दूसरा, अब समय समय के हिसाब से उनको बदलना भी चाहिए कि एक ही अपने वो थॉट में अटके हुए हैं कि बैंक के फिक्स डिपॉजिट कराओ। अब बैंक के फिक्स डिपॉजिट तो आपको टैक्स काट कूट के 4-5% भी नहीं देते हैं आजकल। तो मुझे लगता है अच्छा फाइनेंशियल एडवाइज़र वो है जो एक तो अनबायस्ड हो, दूसरा बैलेंस्ड हो, तीसरा अप टू डेट हो, और चौथा जो आपके बेनिफिट के लिए सोचे। तो आई थिंक इफ यू कैन फाइंड समबडी लाइक दैट, नथिंग लाइक इट।